कहते हैं कि मरने वाला इंसान कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि वो तो ईश्वर के पास जा रहा होता है और वो झूठ बोलकर भी क्या करेगा। ऐसा माना जाता है कि कोई भी इंसान अगर अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर रहा है, समाप्त कर रहा है और उस वक्त वो अगर कोई बयान दे रहा है और ईश्वर के पास जा रहा है तो वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो है बेंगलोर की। दरअसल बेंगलोर का एक इलाका पड़ता है, जिस इलाके में एक सुबह हड़कंप मच जाता है। एक एआई जो कि इंजीनियर होता है, उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत की खबर जब पास के पड़ोस के लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं उस कॉलोनी में, और जब इस बात की खबर पास के थाने को दी जाती है तो तुरंत ही घटना स्थल पर पुलिस पहुँच जाती है। पुलिस उस इंजीनियर की डेड बॉडी को अपनी अंडर कस्टडी में करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पुलिस उसकी मौत की जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर देती है। दरअसल पुलिस वहाँ के पास पड़ोसियों को पूछती है कि आखिर इसके साथ क्या हुआ, और उस जगह पर यानी उस घटना स्थल को बारीकी से जांच करना शुरू कर देती है। तब पुलिस को पता लगता है कि इस इंजीनियर का नाम अतुल सुभाष प्रधान है। इसका नाम सुभाष अतुल प्रधान है और ये एक एआई मैन इंजीनियर है जो कि बहुत ही काबिल आदमी है। इसके बाद ही पुलिस को वहाँ पर एक वीडियो मिलता है, जो वीडियो की 84 मिनट का होता है और करीब 84 ही पेजों का एक आर्टिकल लिखा मिलता है, जिसके माध्यम से पुलिस इस मौत की पूरी जानकारी को, खबर को देख रही होती है कि आखिर इसमें कहाँ से क्या क्लू मिल सकता है। तभी पुलिस को पता लगता है कि ये जो अतुल होता है, इसने तो अपने बारे में सारी बातें अपनी वीडियो में बता रखी थी कि आखिर उसकी मौत क्यों हो रही है, क्या कारण है जो अपनी वो आत्महत्या कर रहा है। पुलिस को जैसे ही पता लगता है कि इसने आत्महत्या की है, इधर कुछ दिन का समय व्यतीत होता है। पुलिस तो उधर उस केस की खोजबीन में लगी होती है कि तभी इस कहानी की शुरुआत होती है कि एक दिन जौनपुर जिला, उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिला में एक इलाका पड़ता है, जिस इलाके में एक सुबह ये जो अतुल होता है घूम रहा होता है कि इसकी निगाह एक लड़की अदिति पर पड़ती है। अदिति जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की होती है। अदिति वहाँ घूम रही होती है कि इन दोनों में मुलाकात हो जाती है और मुलाकात के बाद इन दोनों का जो मिलने जुलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। कुछ दिन का समय व्यतीत होता है कि इन दोनों में प्यार हो जाता है। इनका प्यार इस हद तक बढ़ता है कि इन दोनों के घर वालों को इन दोनों के बारे में पता चल जाता है कि तभी इधर इस अदिति के घर वाले और इधर जो अतुल होता है, दोनों के घर वाले इन दोनों की शादी तय कर देते हैं। कुछ दिन का समय व्यतीत होता है कि इधर अदिति के पिता की तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है, तो अदिति के पिता अदिति की शादी अपने मरने से पहले करना चाहते थे। इसलिए इधर उसके पिता की तबीयत ज़्यादा खराब थी, तो अदिति के घर वाले और अतुल के घर वाले दोनों मिलकर एक दूसरे की शादी कर देते हैं। जब इन दोनों की शादी होती है, ये इनकी शादी वाराणसी के एक होटल में होती है, जहाँ पर पूरे परिवार रिश्तेदारों से बड़े ही खुशी धूमधाम के साथ इन दोनों की शादी हो रही होती है। इन दोनों की शादी होने के बाद ये जो अदिति होती है, ये अतुल के साथ उसके घर आ जाती है। यहाँ पर उसके घर के रिश्तेदार रुके होते हैं। 2 दिन के बाद वो भी निकल जाते हैं और 2 दिन अतुल अपने घर पर रुकता है, जिसके बाद अतुल भी अपनी पत्नी अदिति के साथ बेंगलोर निकल जाता है। जब ये अतुल अदिति को बेंगलोर ले जा रहा होता है, तो वो नोट करता है कि अदिति छोटी छोटी चीज़ों को कुछ ऐसा फील कर रहा होता है कि अदिति कुछ गड़बड़ कर रही है, कुछ सामानों को भूल रही होती है, कहीं कार को छोड़ देती है, कहीं किसी को छोड़ देती है। तो ये चीज़ वो नोट कर रहा होता है और इस चीज़ों को जो अतुल होता है जब कहता है तो अदिति हंसकर टाल देती है। जब ये हंसकर टालती है तो इधर ये जो अतुल और अदिति दोनों लोग बेंगलोर पहुंच जाते हैं, और बेंगलोर पहुंचने के बाद अतुल सोचता है कि उसकी पत्नी अदिति पढ़ी लिखी है, काबिल भी है, क्यों ना इसे कहीं जॉब लगवाई जाए और उसे पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाया जाए। इधर अतुल जो होता है वो अपनी पत्नी अदिति को एक प्राइवेट कंपनी में जॉब दिलवा देता है, और इधर अतुल अपनी पत्नी अदिति के साथ जॉब पर जाना शुरू कर देता है। बताया जाता है कि जो अतुल होता है वो अपनी पत्नी को करीब 15 से 20 किलोमीटर छोड़ने के बाद अपने ऑफिस आया करता, तो करीब डेली का उसका आना जाना 60 से 70 किलोमीटर का था। अदिति
और अतुल की ज़िंदगी बड़े ही खुशहाल तरीके से चल रही होती है। इन दोनों की ज़िंदगी में कोई रुकावट नहीं होती है, क्योंकि बेंगलोर में एआई मैनेजर होता है, तो काफ़ी अच्छी सैलरी भी थी अतुल की। तो अतुल और उसकी पत्नी अदिति बड़े ही खुशहाल तरीके से अपने जीवन को यापन करना शुरू कर देते हैं। कुछ दिन का समय व्यतीत होता है कि अतुल की पत्नी अदिति की एक बच्चा हो जाता है। बच्चा होता है, जब बच्चे के लिए देखभाल के लिए अतुल की माँ को बेंगलोर बुलाया जाता है, तो अतुल की माँ बेंगलोर पहुँचती है और वहाँ पर इन दोनों में बहू बेटे की देखभाल करना शुरू कर देती है। वहाँ पे जो 1 PH का फ्लैट होता है, उसमें इतनी जगह नहीं होती है कि 4-5 लोग रह सके, इसलिए उसकी माँ वहीं उसी के साथ सेटलमेंट करके रहना शुरू कर देते हैं। इन दोनों की ज़िंदगी और उसकी माँ के साथ बड़े ही खुशहाल तरीके से चल रही होती है कि तभी अदिति के एक बच्चा हो जाता है। और बच्चे की खुशी में अदिति के घर वाले भी इस अतुल के घर पर बेंगलोर पहुंचते हैं और वहां पर खूब धूमधाम से बच्चे की खुशी में एक पार्टी रखी जाती है, जिसमें घर के सारे लोग और कुछ रिश्तेदार भी होते हैं और बड़े ही धूमधाम से पार्टी चलती है। धीरे धीरे ऐसे ही समय व्यतीत होने लगता है, लेकिन उस जिस फ्लैट में वो लोग रह रहे होते हैं, अतुल, अदिति और उसकी माँ, उस फ्लैट में इतनी जगह नहीं होती है कि सारे लोग रुक सकें। इसलिए अदिति के जो परिवारीजन, उसके माता, भाई बहन, पिता गए होते हैं, उन लोगों को दूसरे फ्लैट में रखा जाता है और कुछ दिन ये लोग वहाँ रहते हैं, जिसके बाद ये लोग वापस चले जाते हैं। ये लोग जब वापस आते हैं तो कुछ दिन का समय व्यतीत होता है, तो अदिति के पिता का भी देहांत हो जाता है, जिसमें अदिति और अतुल और उसके पिता भी जाते हैं और वो लोग 2 से 3 दिन वहाँ रुकने के बाद वापस अपने अपने घर लौट जाते हैं। अतुल फिर से अपने पत्नी अदिति के साथ अपने फ्लैट बेंगलोर में पहुंच जाता है और दोनों अपने काम में लग जाते हैं। इसी बीच जब अदिति के बच्चा हुआ होता है, इसी बीच उसकी जॉब होती है, वो छूट जाती है, तो ये अदिति की माँ, अतुल की माँ और सारे लोग एक साथ रहते हैं। इन दोनों में कहासुनी होने लगती है। ये कहासुनी इतनी बढ़ती है कि घर में लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाते हैं और ये लड़ाई झगड़े इस हद तक पड़ते हैं कि अब आए दिन इनके घर में लड़ाई दंगा शुरू हो जाते हैं। तो अदिति अपने साहस और अपने पति अतुल से रूठकर अपने घर वापस चली जाती है। और जब अदिति बेंगलोर से एक बार वापस आती है, तो फिर लौटकर कभी अपने पति अतुल और अपनी सास के पास नहीं जाती। और जब अदिति घर आती है, तो उसके घर वाले उसकी सलाह मशवरा के साथ ही फर्स्ट बार जब अतुल के पास एफआईआर दर्ज की जाती है, तो उसके नाम पर एक पासी के थाने में अतुल के घर वालों के खिलाफ और अतुल के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। जिस एफआईआर में कराया जाता है कि अतुल के घर वाले उसके साथ मारा पीटी करते हैं, दहेज प्रथा और तमाम केस दर्ज कराए जाते हैं। कुल मिलाकर अदिति अपने पति और अपने पति के घर वालों के ऊपर 9 केस दर्ज करा देती है। इधर जब 9 केस दर्ज हो जाते हैं और जब कोर्ट की खींचातानी शुरू हो जाती है, तो अब अतुल का सफ़र बेंगलोर से जौनपुर का शुरू हो जाता है। ये दूरी करीब 1800 किलोमीटर की होती है, जिससे अतुल को भी काफ़ी भारी परेशानी के साथ इस केस के लिए सुनवाई के लिए बेंगलोर से जौनपुर जाना पड़ता है। वो परेशान हो जाता है। वो इसी बीच जब उसे पता लगता है कि अब उसकी पत्नी ने उसके ऊपर केस कर दिया है, तो उसकी पत्नी ने ही अपने भाई और माता को करीब 18 से 20 लाख रुपए भी अतुल से दिलवाए होते हैं, वो भी उसके चले जाते हैं, क्योंकि अब केस हो चुका होता है। उसकी पत्नी उसके पास आने के लिए राजी नहीं होती है। इधर अतुल अब बेंगलोर से जौनपुर जाया करता था, तो उसे भी काफ़ी बड़ी दिक्कतें और परेशानी झेलनी पड़ती थी। इधर उसका खर्चा बढ़ जाता है और कभी वो जाता है तो कभी लड़की केस में कोर्ट में नहीं पहुंचती है अदिति, तो कभी कोर्ट की छुट्टी होती है। काफ़ी परेशानियों का उसे सामना करना पड़ रहा था। इन परेशानियों से परेशान होकर ये जो अतुल होता है, अतुल एक दिन कोर्ट में अपनी पत्नी से कहता है कि इतने छोटे मोटे केस आप अगर अपने पति के ऊपर करोगी, तो ऐसे में पति सुसाइड भी कर सकता है। जिस पर जज साहिबा भी हंसकर दिखा देती हैं और उसे समझाने के बजाय जज साहिबा भी हंस देती हैं। इधर जो अतुल होता है, वो अपनी पत्नी से सेटलमेंट करने के लिए जज से बात करता है, तो जज साहिबा उससे 5 लाख रुपए की डिमांड करती है। लेकिन अब वो तो पैसों से कंगाल हो चुका था, क्योंकि उसका
बेंगलोर से जौनपुर आने का जो सफ़र होता है उसमें भी अच्छा खासा पैसा खर्च होता है, और फिर उसने 20 लाख रुपए जो अपने ससुराल वालों को दिए होते वो भी उसके डूब चुके होते, और कुछ खर्चे भी होते हैं। तभी जो अतुल का एक लड़का होता है, उसके बच्चा हो चुका था, उसके खर्चे के लिए जज साहिबा और उनके घर वालों की तरफ से 2 लाख रुपए की डिमांड रखी जाती है। लेकिन जजमेंट में जज साहब उसे 40,000 रुपये मंथली लड़के की परवरिश के लिए दिलवाना शुरू कर देते हैं। अतुल अब काफ़ी परेशान हो चुका होता है। वो इस केस से छुटकारा पाना चाह रहा था। उसने हर तरीके अपनाए, हर उस व्यक्ति से मिला जो इस केस से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन किसी ने उसकी सुनवाई नहीं करी। अतुल परेशान हो चुका था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब वो इस केस से कभी नहीं निकल पाएगा, और वो अपनी ज़िंदगी अगर ख़त्म कर दे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अतुल परेशानियों में परेशान होकर बहुत ही परेशान हो जाता है। तो अतुल अब करता तो क्या करता, और एक दिन अतुल सुबह सुबह अपनी वीडियो शूट करता है, जिस वीडियो में वो 84 मिनट की वीडियो होती है, और करीब 50 से 55 पेज का एक आर्टिकल होता है, जिसमें उसने सारी बातें बताई हुई होती हैं, जिन्हें सुनकर जनता सोशल मीडिया पर उसकी वीडियो इस तरीके से वायरल हो जाती है कि हर व्यक्ति, हर वो शख्स जो अतुल की कहानी सुनता है, वो कहता है कि अतुल को इंसाफ मिलना चाहिए। अतुल ने सारा कहा था कि ये जो मेरी पत्नी है, ये हमारे बच्चे की अच्छी परवरिश नहीं कर रही है, और मेरी मौत के बाद मेरे बच्चे को मेरी माँ को सौंप दिया जाए, और जिस कोर्ट में मेरे केस की सुनवाई हो रही हो, उस केस के जज साहब और माननीय लोगों से मेरा कहना है कि अगर आप मुझे इंसाफ नहीं दोगे तो मेरी अस्थियां तब तक ना से रह जाए, और मेरी डेड बॉडी से मेरी पत्नी तो हाथ ही ना लगाए, और जब मेरे केस में वो इंसाफ मुझे न मिले तो मेरी अस्थियों को वहीं केस के जिस कोर्ट में केस चल रहा हो उसी के गटर में फेंक दिया जाए। जब उसका जजमेंट और उसकी अतुल की वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है, तो लोग कहने लगते हैं कि अब अतुल को इंसाफ मिलना चाहिए, और पुलिस भी इस कार्रवाई में जुट जाती है। तो दोस्तों, आज की ये सच्ची घटना सुनाने का मेरा कोई ये उद्देश्य नहीं है कि आपके दिल को ठेस पहुंचे, बल्कि आप सतर्क रहें और समझदार बने। तो जय हिंद, जय भारत।